सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आज हम महर्षि यास्क के द्वारा विरचित निरुक्त के अंतर्गत निर्वचन के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। महर्षि यास्क ने निर्वचन के क्या सिद्धांत बताए हैं, किस आधार पर हमें शब्दों का निर्वचन किया जाता है, उन सिद्धांतों के संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। किसी भाषा के शब्द रचना की दृष्टि से कई प्रकार के होते हैं, इसलिए उन सब का निर्वचन किसी एक आधार पर नहीं हो सकता। आचार्य यास्क ने निघंटु में संकलित शब्दों को ध्यान में रखकर यहाँ निर्वचन के 3 आधार या सिद्धांतों को इस निरुक्त में उल्लेखित किया है, जिनका उल्लेख इस तरह से सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें से प्रथम सिद्धांत है प्रत्यक्षवृत्ति शब्दों के लिए। प्रत्यक्षवृत्ति यानी जिनमें प्रकृति प्रत्यय स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ते हैं, अतः उनका निर्वचन सीधे व्याकरण के द्वारा ही हो जाता है, उनके लिए निरुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती। यास्क ने लिखा है, तदेषु पदेषु स्वर संस्कारो समर्थो पादिशिकेन विकाराणाम अन्वितो सयाताम तथा तानि निबुर्यात्। यानी शब्द के अर्थ के अनुसार ही उसमें व्याकरण की प्रक्रिया हो तथा अर्थ भी यदि उदात्त आदि व व्याकरण की प्रक्रिया के अनुसार हो और धातु भी विद्यमान हो, तो ऐसे शब्दों का निर्वचन स्पष्ट रूप से प्रकृति प्रत्यय के आधार पर कर देना चाहिए। जैसे पाचक, जो ये पाचक शब्द है, इसमें पच प्लस नगुल प्रत्यय यानी है, जो पच धातु 5 में बदलकर इसका निर्वचन होगा पचति इति पाचकः। इस प्रकार से इसका निर्वचन हो जाता है। अभी हमने जो ये महर्षि यास्क ने ये बताया, तदेषु पदेषु स्वर संस्कारो समर्थो पादिशिकेन विकाराणाम अन्वितो सयाताम तथा तानि निबुर्यात्। इस प्रथम निर्वचन सिद्धांत में आए संस्कारों का अर्थ है व्याकरण की प्रक्रिया, यानी जिसमें प्रकृति और प्रत्यय विभिन्न रूप आ जाते हैं, और इसमें उल्लेखित समर्थो शब्द का अर्थ है अनुकूल अर्थ वाले, और प्रादेशिक का अनेक अर्थ हैं, किंतु यह उसका अर्थ धातु का है, और विकास शब्द से तात्पर्य धातु के परिवर्तन और उसके उसी रूप में प्रयोग से है। यानी पूरे इस वाक्य का अर्थ है जिन पदों में स्वर और व्याकरण की प्रक्रिया अनुकूल अर्थ वाली हो वह धातु में होने वाले उचित परिवर्तन से युक्त हो, उनका निर्वचन उसी आधार पर करना चाहिए। इसीलिए महर्षि यास्क ने इसमें उदाहरण पाचक का दिया है, जिसमें पच और नहुल प्रत्यय है के रूप में व्याकरण की प्रक्रिया तथा पच धातु का 5 के रूप में परिवर्तन हमें स्पष्ट प्रदर्शित हो रहा है, फलतः इसका निर्वचन पचति इति पाचक। इसी प्रकार से धावक, गायक, घंटा आदि ऐसे ही शब्द इस उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से प्रथम सिद्धांत हमने प्रत्यक्षवृत्ति शब्दों का पढ़ा है। अब महर्षि यास्क दूसरा सिद्धांत बता रहे हैं। द्वितीय सिद्धांत है वह परोक्षवृत्ति, यानी जिनमें मूल प्रकृति प्रत्यय काफी बदल गए हैं, इसलिए केवल व्याकरण के आधार के द्वारा ही उनका निर्वचन नहीं हो पाता है। ऐसे शब्दों के अर्थ को ध्यान में रखकर उनमें प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना करनी पड़ती है। इसके अंतर्गत महर्षि यास्क ने बताया है परोक्षवृत्ति शब्दों के अंतर्गत क्या कह रहे महर्षि यास्क इसके अंतर्गत, अथा अन्विते अर्थे प्रादेशिके विकारे अर्थ नित्यः परिक्षेतः केनचिद वृत्ति सामान्येन, यानी शब्द के वर्तमान अभिधेय व निर्वचन के फलस्वरूप प्राप्य अर्थ में उपलब्ध समान प्रवृत्ति या विशेषता के आधार पर उस शब्द का निर्वचन करना चाहिए। यानी महर्षि यास्क के कहने का तात्पर्य है कि जिनका अर्थ अनुकूल न हो तथा जिनमें धातु का परिवर्तन या विकार भी दृष्टिगत न होता हो, ऐसे पदों का परीक्षण उनके अर्थ के प्रति सतत जागरूक अन्वेषक को किसी समान प्रवृत्ति या विशेषता के आधार पर करना चाहिए। इस द्वितीय निर्वचन में आए अन्विते शब्द अर्थ का विशेषण है, जिसका अर्थ है जो अनुकूल न हो। अन्विते शब्द का जो अर्थ है जो अनुकूल न हो।
अर्थनित्य अध्याय निर्वचन कर्ता का विशेषण है, जिसका अर्थ होगा ऐसा व्यक्ति जो शब्द के अर्थ में निश्चित हो या सदैव अर्थपरायण हो। और वृत्ति का अर्थ है, वृत्ति शब्द का अर्थ है वृत्तते शब्देषु इति वृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति या विशेषता लिया गया है। और सामान्य का अर्थ समानता है। प्रत्यय सामान्य वृत्ति सामान्य तेन यानी समान वृत्ति के आधार पर। इस प्रकार से पूरा का अर्थ इस तरह से होगा इसमें कि जिनका अर्थ अनुकल न हो तथा जिनमें धातु का परिवर्तन या विकार भी दृष्टिगत न होता हो, ऐसे पदों का परीक्षण उनके अर्थ के प्रति सतत जागरूक अन्वेषक को किसी समान प्रवृत्ति या विशेषता के आधार पर करना चाहिए। यानी शब्द के वर्तमान अभिधेय व निर्वचन के फलरूप प्राप्य अर्थ में उपलब्ध समान प्रवृत्ति या विशेषता के आधार पर उस शब्द का निर्वचन करना चाहिए। यहाँ पर महर्षि यास्क ने ऋग्वेद के 5वें मंडल का एक उदाहरण दिया है कि क्या कह रहे हैं उस उदाहरण में कि यो अश्मे ग्रश्य उत वा या उधनी सोमम सुनेतु भवती धुमाम अहम। यहाँ उदश शब्द रात्रि के अर्थ में आया है। उदस शब्द का निर्वचन कलधनी अर्थ वाली उन्द धातु और असुन प्रत्यय से निष्पन्न माना गया है। इसी आधार पर उदश का अर्थ होता है जो थन जो अपने दूध की धारा से भूमि को गीला करता है, किंतु रात्रि अर्थ में यह प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, क्योंकि रात्रि किसी पदार्थ को सामान्य गीला नहीं करती है। इसीलिए रात्रि के अर्थ में उदस शब्द का उन्द धातु से निर्वचन नहीं किया जा सकता। किंतु थन और रात्रि में एक समान प्रवृत्ति या विशेषता पाई जाती, वह है स्नेहन की प्रवृत्ति। थन दूध के द्वारा स्निग्ध करता है, जबकि रात्रि ओष की बूंदों के द्वारा। इसी आधार पर थन का वाचक उदस शब्द उपयुक्त मंत्र में रात्रि का भी वाचक बन गया है। इस तरह से इस द्वितीय सिद्धांत जो परोक्ष प्रति शब्दों का है, जिसमें महर्षि यास्क ने बताया है कि जिनके मूल प्रकृति काफी बदल गए हैं, इसीलिए उनका केवल व्याकरण के द्वारा ही उनका निर्वचन नहीं हो पाता है। ऐसे शब्दों के अर्थ को ध्यान में रखकर उनके प्रकृति प्रत्यय की कल्पना करनी पड़ती है। और इसी सिद्धांत में उन्होंने कहा है अथा अन्विते अर्थे प्रादेशिके विकारे अर्थ नित्यः परीक्षेत केनचित वृत्ति सामान्येन। यानी जिनका अर्थ अनुकूल न हो तथा जिनमें धातु का परिवर्तन या विकार भी दृष्टिगत न होता हो, ऐसे पदों का परीक्षण उनके अर्थ के प्रति सतत जागरूक अन्वेषक को किसी समान प्रवृत्ति या विशेषता के आधार पर करना चाहिए। और इसमें इन्होंने निघंटु में उदस शब्द का उदाहरण बताया कि उदस शब्द रात्रि का पर्याय है और थन का भी। थन जो अपनी दूध की धारा से पृथ्वी को गीला करता है, किंतु रात्रि में विशेषता नहीं पाई जाती है ना, क्योंकि थन से जो दूध की धारा निकलती है पृथ्वी को गीला कर सकती है, लेकिन रात्रि उदस का परिवाचक है, परंतु रात्रि में वह थन की जो प्रवृत्ति है जो पृथ्वी को गीला करती है, वह विशेषता रात्रि में नहीं पाई जाती। लेकिन थन और रात्रि में एक समान विशेषता वह है स्नेहन की प्रवृत्ति। थन दूध से तथा रात्रि ओष की जो बूंदे होती है उससे पृथ्वी को स्निग्ध करते हैं। इनमें उन्द प्लस असुन प्रत्यय से वह उदस शब्द निष्पन्न होता है। इस तरह से द्वितीय सिद्धांत को हमने पढ़ा। अब है तृतीय सिद्धांत। जो तृतीय सिद्धांत है अति परोक्षवर्ती शब्दों के संदर्भ में है। यानी कहने का तात्पर्य है कि ऐसे शब्दों में प्रकृति और प्रत्यय में इतना अधिक परिवर्तन हो चुका होता है कि किसी भी रूप में उनको उनके मूल रूप में उद्घाटित करना बहुत कठिन है। यानी महर्षि यास्क के कहने का तात्पर्य है कि इनके प्रकृति प्रत्यय इतने अधिक परिवर्तित हो जाते हैं कि उनको किसी भी प्रकार से किसी भी दृष्टिकोण से उनको मूल रूप में उद्घाटित नहीं, क्योंकि कालांतर से इतने परिवर्तित हो गए हैं कि उनको अपने मूल रूप में उद्घाटित कर हम उसके अर्थ का संदर्भी रूप में हम उसके अर्थ को नहीं समझ सकते हैं। इस प्रकार यास्क ने इस अति परोक्ष प्रति के सिद्धांत को बताकर कहा है कि अविद्यमाने सामान्य अपि अक्षर वर्ण सामान्य निब्रुयात्। यानी जिसका अर्थ है शब्द में किसी भी प्रवृत्ति की समानता न दिखाई पड़ती हो, तो निर्वचन शब्द में पाए जाने वाले केवल स्वर या व्यंजन रहित स्वर रूप अक्षर और व्यंजनों की समानता के आधार पर निर्वचन करना चाहिए। यानी महर्षि यास्क के कहने का तात्पर्य है कि जब इस अति परोक्षवर्ती सिद्धांत में जब किसी भी प्रवृत्ति की समानता न दिखाई पड़ती हो, तो निर्वचनीय शब्द में पाए जाने वाले केवल स्वर या व्यंजन रहित रूप अक्षर और व्यंजनों की समानता के आधार पर निर्वचन करना चाहिए। तृतीय निर्वचन में आए अक्षर का अर्थ है केवल स्वर और वर्ण का अर्थ है सामान्य ध्वनि, किंतु उसका प्रयोग या व्यंजन के अर्थ में किया गया है।
महर्षि यास्क बता रहे हैं कि जब किसी भी शब्द में किसी भी प्रकार की समानता नहीं दिखलाई पड़ती है तो केवल अक्षर व व्यंजनों की समानता के आधार पर निर्वचन करना चाहिए। जैसे कंबोज का निर्वचन कंबल भोज से किया गया है। इन दोनों शब्दों में विद्यमान कम ओ तथा ज ध्वनियों को साम्य से उक्त निर्वचन किया गया है। यानी महर्षि यास्क कह रहे हैं कि जब किसी भी प्रवृत्ति की समानता न हो तो निर्वचन शब्द में केवल स्वर या व्यंजन रहित केवल स्वर रूप अक्षर और व्यंजनों की समानता के आधार पर निर्वचन करना चाहिए। यानी निर्वचन में आए अक्षर का अर्थ है केवल स्वर और वर्ण का अर्थ है सामान्य ध्वनि, किंतु यहाँ पर उनका प्रयोग व्यंजन के अर्थ में किया गया है। इस प्रकार उपयुक्त तीनों निर्वचन सिद्धांतों में प्रथम जो है प्रत्यक्षवर्ती का वो तो ठीक है, अंतिम जो सिद्धांत है परोक्षवर्ती और अति परोक्षवर्ती ये दोनों ही गलत है। इस आधार पर इनका निर्वचन नहीं किया जा सकता है। इस तरह से इन तीनों सिद्धांतों के बारे में हमने पढ़ा। महर्षि यास्क के द्वारा पहला सिद्धांत था प्रत्यक्षवर्ती का, जिसमें उन्होंने बताया कि जिनके प्रकृति प्रत्यय स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ते हैं अतः उनका निर्वचन सीधे व्याकरण के द्वारा ही हो जाता है, इसमें निरुक्त की आवश्यकता नहीं होती। जिसमें उन्होंने कहा है कि तदेषु पदेषु स्वर संस्कारो समर्थो पारदर्शिकेन विकारो अन्वितो सयताम तथा तानि निबुर्यात्। यानी शब्द के अर्थ के अनुसार ही उसमें व्याकरण की प्रक्रिया हो तथा अर्थ भी यदि उदात्त आदि या व्याकरण की प्रक्रिया के अनुसार हो और धातु भी विद्यमान हो तो ऐसे शब्दों का निर्वचन स्पष्ट रूप से प्रकृति प्रत्यय के आधार पर किया जा सकता है। यानी जिनमें प्रकृति प्रत्यय स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं इनका निर्वचन सीधे व्याकरण के द्वारा हो जाता है। जिसमें महर्षि यास्क ने पाचक का उदाहरण देकर बताया था कि पच प्लस नहुक अक से है जो पच धातु में पांच में बदलकर पचती पाचक बन जाता है। दूसरा सिद्धांत बताया है परोक्षवर्ती का, जिसमें उन्होंने कहा कि जिनमें मूल प्रकृति प्रत्यय काफी बदल गए हैं इसलिए केवल व्याकरण के आधार के द्वारा उनका निर्वचन नहीं हो पाता। ऐसे शब्दों के अर्थ को ध्यान में रखकर उनके प्रकृति प्रत्यय की कल्पना करनी पड़ती है। यानी अर्था अन्विते अर्थे प्रादेशिके विकारे अर्थ अनित्य परीक्षित केनचित वृत्ति सामान्य। यानी शब्द के वर्तमान अभिधेय व निर्वचन के फलस्वरूप प्राप्य अर्थ में उपलब्ध समान प्रवृत्ति या विशेषता के आधार पर शब्द का निर्वचन करना चाहिए। निघंटु में उदस शब्द जो रात्रि का भी पर्याय है और थन का भी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो थन है दूध की धारा से पृथ्वी को गीला करता है, परंतु रात्रि में यह प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। थन और रात्रि में एक समान विशेषता वह स्नेहन की प्रवृत्ति, थन दूध से तथा रात्रि ओस की बूंदों से पृथ्वी को स्निग्ध करते हैं। इसमें उन्द प्लस असुन प्रत्यय से यह निष्पन्न होता है। फिर तृतीय सिद्धांत है अति परोक्षवर्ती का। अति परोक्षवर्ती के अंतर्गत ऐसे शब्दों में प्रकृति प्रत्यय में इतना अधिक परिवर्तन हो चुका है कि किसी भी रूप में उनको उनके मूल रूप में उद्घाटित करना बहुत कठिन होता है। इसमें यास्क ने बताया है कि अविद्यमान सामान्य अप्य अक्षर वर्ण सामान्य निबुर्यात्। यदि किसी शब्द में किसी प्रकार की समानता न दिखाई पड़ती हो तो केवल अक्षर और व्यंजनों की समानता के आधार पर निर्वचन करना चाहिए। यथा कंबोज का निर्वचन कंबल बोझ से किया गया। इन दोनों शब्दों में विद्यमान कम ओ तथा ज ध्वनियों के साम्य से उक्त निर्वचन किया गया। इस तरह से महर्षि यास्क ने निरुक्त में जो निर्वचन के जो तीनों सिद्धांत बताए हैं इन सिद्धांतों को हमने पढ़ा। ये तीनों सिद्धांत प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत भी इनसे प्रश्न पूछा जाता है और सामान्य जानकारी के लिए भी ये बड़े ही महत्वपूर्ण यह विषय है।